हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल चुरू टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी लॉकडाउन लग रहा है, घर में रहना हमारी जिम्मेदारी है। घर से बाहर जाते समय भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि मास्क लगाना है। जिनकी एज +45 है उनको घर से बाहर जाना बहुत कम करना है, और अगर जाना भी है तो बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है। इन सभी सावधानियों को रखते हुए भी हमें अपना जो काम है, जो स्टडी है, उसे हमें नियमित रूप से रखना है। तो नियमित रूप से रखने के लिए हम आपके साथ हैं आपकी लाइव क्लासेस में। तो इसको आप कंटिन्यू बनाए रखिए, और आगे से आगे नए नए वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कल की क्लास आप सबने देखी होगी, कैसी लगी वो क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज उसी क्लास को हम आगे शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास में, वही क्लास हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में कल हमने देखा कि व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, व्याकरण के मुख्य अंग क्या है। व्याकरण के मुख्य अंगों में सबसे पहले हमने देखा था कि हम पढ़ते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और वर्ण विचार में हमने देखा कि वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन की बात हमने कल करी थी। स्वर कितने? स्वर 11 और व्यंजन अपने 33। 33 व्यंजन और 11 स्वर, कुल 44 वर्ण हिंदी भाषा में कल हमने देखे थे। अब 11 स्वर की जो बात हम करते हैं उसमें कल भी हमने थोड़ा सा देखा था, आज उसको पूरा डिटेल से हम देखते हैं कि स्वर में क्या क्या होता है। स्वर है अपने 11। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये अपने 11 स्वर हैं। इन 11 स्वर के अंदर जो मूल स्वर की बात हम करें, मूल स्वर कहते हैं, इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटा, जिनमें बोलने में थोड़ा टाइम कम लगे या जिनमें एक मात्रा होती है, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये अपने मूल स्वर माने जाते हैं। मूल स्वर है 4, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 हो गए अपने मूल स्वर। अब बाकी जो 7 बचे उनकी बात हम करें कि आ जो है, आ का निर्माण कैसे हुआ। देखो, आ बनता है ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा आ। ये दीर्घ संधि का नियम है, आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तब वो आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बड़ी ई देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई, 2 छोटी ई को मिलाने से बड़ी ई बन गई। इसी तरह से बड़ा ऊ अगर हमें बनाना है तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों को मिलाने से बड़ा ऊ बनता है। अब क्या होता है, ये दोनों देखो समान है, ए के साथ ए समान, ई के साथ ई समान और ऊ के साथ ऊ समान। तो हम इन्हें कह सकते हैं, कैसे स्वर हैं ये हो गए अपने संधि स्वर, क्योंकि इनमें संधि का नियम लगा है। संधि स्वर इनको कहा जाता है, या आप इनको कह सकते हो सजातीय स्वर भी हैं ये। सजातीय, सजातीय यानी एक ही कैटेगरी के, एक ही क्लास के स्वर हैं ये। कौन कौन से? ए के सजातीय आ, ई के सजातीय बड़ी ई और छोटे ऊ के सजातीय बड़ा ऊ। ये सजातीय स्वर भी कहलाते हैं और संधि स्वर भी कहलाते हैं। इससे आगे जो अपने बच गए हैं उनकी बात हम करें, जैसे ए, आई, ओ और औ, इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, ए के साथ जब हम छोटी ई को मिलाते हैं तो बनता है ए। इसी तरह से ए के साथ जब हम छोटे ऊ को मिलाते हैं तो बनता है ओ। ठीक है। और अब ए के साथ हम जब ए को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा स्वर आई, और ए के साथ जब ओ को जोड़ दिया जाता है या मिला दिया जाता है तो बनने वाला स्वर होता है
औ। अब देखिए ये सजातीय नहीं है क्योंकि ए के साथ हमने ई को जोड़ा तो ए बना, ए के साथ ऊ को जोड़ा तो ओ बना, इसी तरह से ए के साथ ए को जोड़ने से आई और ए के साथ ओ को जोड़ने से औ। तो इन्हें हम सजातीय स्वर नहीं कहते, इन्हें कहेंगे विजातीय स्वर। ये बनते हैं विजातीय स्वर, यानी दूसरी क्लास का स्वर इसमें शामिल हुआ है, इसके जैसा नहीं है, वो विजातीय स्वर कहा जाता है। और दूसरा नाम इनको कह सकते हो संयुक्त स्वर, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें जुड़कर तीसरा बना रही है, संयुक्त स्वर भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए मूल स्वर जो थे उन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक एक मात्रा है। अब आप देख रहे हो जो 7 हमने बनाए हैं, आ के अंदर 2 मात्रा हो गई ए और ए की, बड़ी ई के अंदर भी 2 मात्रा, बड़े ऊ के अंदर भी 2 मात्रा, इसी तरह से इनमें भी 2-2 मात्राएं लगी है। तो जो ये 7 स्वर अपने बचते हैं इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर हो गए आपके 7। ठीक है। इसके बाद तीसरा इनका एक डिवाइडेशन और किया जाता है, स्वरों को 3 भाग में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मुख्य रूप से यही है। अब आगे तीसरा जो पार्ट इसका होगा उसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत में क्या होता है वो देखो। प्लुत स्वर में वैसे इसकी आगे अभी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा आपको पूरा कि कैसे कैसे स्वरों का विभाजन होता है, ये अभी हम इसकी पहचान पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से बीच में कि ये बताइए हिंदी स्वरमाला में कितनी मात्राएं लगती हैं। मात्राएं कितनी होती है हिंदी स्वरमाला में? हमने स्वर पढ़े 11, मात्राएं कितनी होती है हिंदी स्वरमाला में? मात्रा, हिंदी स्वरमाला में मात्रा, स्वर 11 तो मात्रा कितनी? क्वेश्चन पूछा गया है ये कि हिंदी स्वरमाला में कितनी मात्राएं होती हैं। अब देखिए ए की मात्रा क्या लगेगी? 0। ठीक है। आ की मात्रा ये, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हम लगाएं तो ये वाली लगती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से, बड़े ऊ की मात्रा ये लगा दी, ए की मात्रा 1 लगता है और आई की मात्रा जब हम लगाते हैं तो 2 लग जाते हैं ऊपर। इसी तरह से ओ की मात्रा ये वाली, ओ लिखते तो इस तरह से लिखते ओ, और औ की मात्रा लगाएंगे तो ये 2 मात्रा लग जाएगी, और एक री की जो मात्रा बचती है अपने, री की मात्रा इस तरह से लगती है। किसी भी स्वर या व्यंजन के नीचे री की मात्रा इस तरह से लगती है। यहाँ देख लो कोई भी स्वर आप मान सकते हो, कोई भी स्वर है उसके नीचे री की मात्रा इस तरह से लगती है। अब काउंट करिए कि हिंदी में स्वर कितने हैं। स्वर 11 हैं और मात्राएं कितनी हैं? हिसाब से 11 होनी चाहिए लेकिन होती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ए की कोई भी मात्रा नहीं गिनी जाती। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी में मात्राएं कितनी? 10, जबकि स्वर कितने? 11। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात हम करेंगे व्यंजनों की। स्वर आपने देखे कि स्वर ह्रस्व और दीर्घ 2 तरह के होते हैं। बाकी इनका विभाजन जब हम आगे करेंगे स्वरों का तो उसमें देखेंगे कि तीसरा प्रकार कौन सा है और किस किस तरह से इनका विभाजन किया जा सकता है। अब हम आते हैं व्यंजनों पे। व्यंजन ध्वनियाँ कुल कितनी मानी है? हिंदी में कुल व्यंजन ध्वनियाँ 33 मानी जाती है, कुल 33। अब 33 कौन कौन सी? तो देखिए सबसे पहले क वर्ग, इसको क वर्ग नाम दिया क्योंकि पूरे वर्ग में 5 वर्ण ध्वनियाँ आएंगी। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 आ गई। इसके बाद च वर्ग की 5 ध्वनियाँ इसमें आ जाएंगी। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये 5 आ गई। फिर ट वर्ग की ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी तरह से त वर्ग की 5 ध्वनियाँ इसमें आ जाएंगी। त, थ,
द, ध, न। पै वर्ग की पांचों ध्वनियाँ वर्ग में चल रही है तो इन्हें वर्ग ध्वनियाँ भी कहते हैं। प, फ, ब, भ और मैं। वर्ग यहीं तक बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। अगली जो वर्ण ध्वनियाँ आएंगी, व्यंजन ध्वनियाँ आएंगी, वो वर्ग में नहीं होंगी। जैसे य, र, ल और व। इससे आगे श, ये भी वर्ग में नहीं है, श, स और है। ठीक है। अब देखिए, जो ये 25 तो हमने बना ली वर्ग में, 25 टोटल संख्या हमने 33 ली थी, तो 25 तो ये हो गई, 4 आपके हो गए ये चारों, और श से है 4 हो गए ये, कुल हो गए 33। अब इन 33 का अलग अलग नाम क्या है वो देखना है, क्यों हमने इनका ग्रुप बनाया है। कै से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण ध्वनियाँ या व्यंजन ध्वनियाँ हमने ली हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली श्वास वायु हमारे उच्चारण स्थानों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन आता है कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। उच्चारण स्थान हमारे मुख विवर में 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान किस तरह से निर्धारित होते हैं। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान रखिए कि कै से लेकर मैं तक जो 25 व्यंजन है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात, ये वर्गों में विभाजित है तो इन्हें हम दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी देते हैं। वर्गीय व्यंजन क्योंकि वर्ग में शामिल है ये। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो वर्गीय व्यंजन 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन भी 25 हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमने लिखा है य, र, ल और व की। तो देखिए, इन चारों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु एकदम अंतस से, एकदम अंदर से बाहर निकलती है, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है कि क्या जो य, र, ल, व मैंने लिखा है या अक्सर हम लिखते हैं, क्या ये सही है? अगर पूछा जाए कि इनका वैज्ञानिक क्रम, तो ये गलत है। वैज्ञानिक क्रम यहाँ इसका गलत हो जाता है और सही माना जाता है य, व, र और ल। कैसे, किस नियम से? ये लगेगा यहाँ पे, आगे आप संधि पढ़ोगे तो उसमें एक संधि आती है यण संधि। यण संधि के नियम से, यण संधि के नियम से ये सही माना जाता है। क्या य, व, र, ल क्या है? ये वैज्ञानिक क्रम है। कैसे? अपने स्वर देखे, देखो यण संधि में क्या होता है कि य का निर्माण होता है ई से। ई से बनता है य, ऊ से बनता है व, री से बनता है र और री से बनता है ल। री संस्कृत भाषा में है, तो इनका निर्माण इस तरह से होता है। अब आप खुद देखिए, स्वर माला में ई पहले आता है या ऊ पहले आता है? जब ई पहले आता है तो य पहले आएगा। ई से य का निर्माण, ऊ से व का निर्माण, री से र का निर्माण और ल से री से ल का निर्माण। इसीलिए इनका ये वैज्ञानिक क्रम माना जाता है और हम वो बोलते हैं य, र, ल, व। वो एक उच्चारण की आसानी के लिए हम उसको बोल देते हैं। वैज्ञानिक क्रम यही माना जाता है इनका। क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है? तो अंतस्थ व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम य, व, र, ल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन चारों की। श, स, स। इन चारों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं या इनको हम जब बोलते हैं तो मुख से थोड़ी सी ऊष्मा निकलती हुई प्रतीत होती है। ये हुई इन 33 व्यंजनों की बात। अब इनको लिखते जाना साथ में ताकि दोबारा आपको देखना नहीं पड़े। और इसके बाद जो बच गए, स्वर में भी कुछ बचे और व्यंजन में भी कुछ बचे, उनकी बात हम करें कि उनको क्या कहेंगे, किस नाम से उनको जाना जाता है। अब जैसे स्वर में बच जाते हैं, स्वर में तो शामिल नहीं होते वो, लेकिन अक्सर कर हम स्वर माला में लिखते हैं या सिखाते हैं। और आपके इसमें व्यंजन वाले में भी बचे हुए हैं वो, लेकिन उसको हम इस पे स्वर और व्यंजन में काउंट नहीं करते तो क्यों नहीं करते, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। जो बचा है उसको देखते हैं। देखिए, स्वर में आपके पास बचा है
स्वर में रह जाता है, स्वर में शामिल नहीं होता वो, लेकिन फिर भी हम उसको स्वर में काउंट लिख लेते हैं एक बार। जैसे एक तो बचता है अपने पास ये वाला, ठीक है। एक अपने पास चंद्रमा के साथ हम बिंदी लगा कर रखते हैं ये वाला, और एक इस तरह से एक वर्ण माना है उसको हमने, लेकिन वो वर्ण नहीं होता। और व्यंजन वाले में आप देखते हो कि आपके पास एक बचा है क्ष, एक बचा है त्र, और एक बचा है ज्ञ नहीं है ये, इसको ज्ञ हम अपनी आसानी से के लिए बोल देते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण क्या होगा वो अभी आप खुद ही देखना। और एक बचता है अपने पास श्र, ये बचते हैं। अब ये ना स्वर में है ना व्यंजन में है, कहाँ काउंट होंगे ये, क्या कहेंगे इनको? तो देखना, सबसे पहले इसका नाम क्या है। जहाँ सिर्फ हम बिंदी लगाते हैं, सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है। और जहाँ चंद्रमा के साथ बिंदी लगती है उसे अनुनासिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि अनुस्वार कौन सा है, अनुनासिक कौन सा है। खासकर कंपटीशन एग्जाम में जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना एबेसड वाले, वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि अनुस्वार कौन सा है, अनुनासिक कौन सा है। तो जहाँ केवल बिंदु का इस्तेमाल किया है वो अनुस्वार है, और चंद्र के साथ बिंदु लगाया है वो अनुनासिक है। अब बात करें जहाँ ये दो निशान लगे हैं, एक साथ दो बिंदु लगे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं विसर्ग। अब ये मत सोचना कि विसर्ग सिर्फ संस्कृत में काम आता है, क्योंकि विसर्ग हिंदी में भी काम आता है। हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत के एज इट इज रखे गए हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो विसर्ग भी हमें जानना जरूरी है, विसर्ग संधि भी पूरी की पूरी है। अब देखिए इनको, क्षय, क्षय को व्यंजन में शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि क्षय का निर्माण जब होता है तो इसमें क, ये जो नीचे लगाया है निशान, इसको हलंत कहते हैं, और इसका मतलब ये आधा है, क, श और ए। अब ये तीनों इसमें शामिल है, ठीक है। इसी तरह से त्र में देखिए त, र और ए, इस तरह से निर्माण होता है त्र का। और ज्ञ का उच्चारण ज्ञ नहीं होता, शुद्ध उच्चारण इसका होता है। देखिए इसका निर्माण होता है ज, य और ए से। अब आप इसका उच्चारण खुद करके देखिए, ये ज्ञ सही बैठता है या ज्य सही होता है? इसका उच्चारण सही ज्य ही होता है। अगर हिंदी की मानक बात हम करें, मानक नियमों के हिसाब से चले, तो इसका उच्चारण ज्ञ नहीं ज्य माना जाता है। इसके बाद श्रय के अंदर श, हलंत श है, आधा स है, और र और ए, ये शामिल हैं। इस तरह से इनका निर्माण होता है। तो इन्हें हम स्वर और व्यंजन में क्यों नहीं गिनते? क्योंकि इसमें व्यंजन भी शामिल है, स्वर भी शामिल है। आपने देखा होगा कि जो ए है ये स्वर में काउंट हो चुका है, स्वर में इसको हमने गिन लिया, तो दोबारा नहीं गिनेंगे। इसी तरह से क और श भी वहाँ काउंट हो गए व्यंजन में, त और र भी गिन लिए गए, ज और य भी गिन लिए गए, श और र भी गिन लिए गए। तो एक चीज को या एक वर्ण को हम दोबारा नहीं गिने, इसीलिए इनको स्वर या व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता। तो इनको नाम क्या देंगे? इन चारों को जो नाम दिया जाता है, आप अक्षर कह सकते हो। वैसे इनको आप एक साथ बोलोगे तो संयुक्त अक्षर, क्योंकि अक्षर वो ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण एक झटके में हो जाता है। अक्षर की बात भी हम करेंगे, जैसे क है, क लिखते हैं तो क के अंदर क्या है? क अक्षर है, क्योंकि क के अंदर अ शामिल है, लेकिन हम एक झटके में, सांस के एक झटके में क का उच्चारण कर सकते हैं। अक्षर के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए ये जो तीन बच्चे हैं अपने पास, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तो चलो मान लो हमने कह दिया कि संयुक्त अक्षर बन गए, लेकिन इनका क्या? ना तो ये अक्षर बने, ना ये स्वर बने, ना ये व्यंजन बने। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अयोगवाह, क्योंकि इनका कहीं भी योग नहीं होता। ये हैं आपके अयोगवाह, ना स्वर है ना व्यंजन है, कहीं भी शामिल नहीं है, ठीक है। और इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे कि स्वर जो है उनका विभाजन किस तरह से होता है, फिर व्यंजनों का विभाजन किस तरह से होता है, ठीक है। इसको आप साथ में लिखते जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले आगे के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, घर बैठे आपकी पढ़ाई होती रहे।